नमस्कार। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र एक परिचय। इंट्रोडक्शन क्लास है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज के भौतिक कल्याण के कारकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। इसके अंतर्गत उन सिद्धांतों का संग्रह किया जाता है जिनका प्रयोग करके दुर्लभ संसाधनों का आवंटन किया जाता है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वह व्यवस्था जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का नागरिकों को आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस व्यवस्था में धन की मुख्य भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था शब्द किसी क्षेत्र के नाम के बिना अधूरा है, अतः पूर्ण शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था। यह डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है नागरिक है और संसाधन है। तो संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से हो कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, और ये क्षेत्र विशेष में होता है, इसीलिए इसे धन प्लस नागरिक ये व्यवस्था है, और धन यानी अर्थ और प्लस व्यवस्था, तो ये होगी अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका वास्तविक स्वरूप है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का संग्रह शामिल है, जिनका प्रयोग करके किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नागरिकों को आवंटन किया जाता है। अर्थशास्त्र में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु 4 संसाधन माने गए हैं। उत्पादन के संसाधन, इसमें पहला भूमि है, जिसकी जो आय है वो किराया है। भूमि की परिभाषा है प्राकृतिक संसाधन जिनमें उत्पादन की क्षमता होती है, भूमि कहलाता है। दूसरा है श्रम। श्रम की आय मजदूरी है, और इसकी परिभाषा है आर्थिक हितों के लिए किया गया मानवीय प्रयास, श्रम कहलाता है। तीसरा उत्पादन का कारक है वो है पूंजी। इसकी आय जो है वो उसका ब्याज है, और इसकी परिभाषा में धन और तकनीक दोनों शामिल हैं। और चौथा है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता की जो आय है वो उसका लाभ है, और उसकी परिभाषा है जोखिम लेने की क्षमता। जोखिम लेने की क्षमता उद्यमशीलता कहलाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के अंतर्गत 2 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। पहली है 2 समस्याएं, जिसमें पहली है संसाधनों का अभाव, और दूसरी है संसाधनों का उचित आवंटन न होना। उपरोक्त समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है। पहला है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए। अगला है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकारों में पहला प्रकार है अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। दूसरी है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, ये 3 प्रकार की है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तीसरी है विकास की अवस्था के आधार पर, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। खुली अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। यह संसाधनों के मुक्त आवागमन की समर्थक है। इसमें उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। यह संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता देती है, और बंद अर्थव्यवस्था एक आदर्श स्थिति है। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। सबसे पहले देखते हैं समाजवादी। इसमें पहला है कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है, और बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। अगली है पूंजीवादी। कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होने के कारण इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लाभ अर्जित करना। यह अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप की नीति का पालन करती है, अर्थात
आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगली है मिश्रित। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका सीमित होती है। सरकार नियामक की भूमिका अदा करती है। बाजार प्रतिस्पर्धा एवं जन कल्याण को सम्मिलित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। आगे है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। यह क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है। उदाहरण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल तथा मशीनों की सहायता से नए उत्पाद को उत्पादित किया जाता है। इस क्षेत्र में मूल्य वर्धित किया जाता है। उदाहरण है विनिर्माण और निर्माण आदि। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहायक है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह शेष दोनों क्षेत्रों में संयोजक का कार्य करता है। उदाहरण बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा आदि। आगे है विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहली है अल्प विकसित, दूसरी विकासशील और तीसरी विकसित। अल्प विकसित को देखते हैं। इसमें संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में होता है। अति निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए देश होते हैं। आधारभूत संरचना की स्थिति अत्यंत खराब होती है। गरीबी एवं बेरोजगारी की उच्च दर होती है। आगे है विकासशील। विकासशील में संसाधनों का दोहन प्रारंभ, परंतु अनेकों संभावनाएं विद्यमान। प्रति व्यक्ति आय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होती है। आधुनिक तकनीक का अभाव होता है। सुदृढ़ अर्थ आधारभूत संरचना की कमी होती है और औद्योगिकीकरण में अनेकों संभावनाएं विद्यमान हैं। तीसरा है विकसित। संसाधनों का अधिकतम दोहन हो चुका है। उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। तकनीक की दृष्टि से अग्रणी देश होते हैं। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। आधारभूत संरचना की गुणवत्ता उच्चतम कोटि की होती है। आगे है नोट। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये नोट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के उचित क्रम का पालन नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। इसीलिए वर्तमान में सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आय का चक्रीय प्रवाह। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 आर्थिक संस्थाएं होती है। पहला है परिवार। परिवार श्रम एवं भूमि के स्वामी हैं। परिवार के लोग फर्म को श्रम के रूप में संसाधन उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में उन्हें आय प्राप्त होती है। परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग व्यय किया जाता है। दूसरा है फर्म। फर्म एक उत्पादक इकाई है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है तथा इसके लिए फर्म द्वारा निवेश व्यय किया जाता है। तीसरा है सरकार। सरकार परिवार एवं फर्म के कल्याण के लिए कल्याणकारी व्यय करती है। सरकार को शेष दोनों संस्थाओं से टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती है। आय का त्रिचक्रीय प्रवाह। इस त्रिचक्रीय प्रवाह में सरकार है, फर्म है और परिवार है। और फाइनेंशियल सिस्टम में फर्म और परिवार के अकाउंट्स हैं। फर्म निवेश में करती है, जिसे फैक्टर पेमेंट कहते हैं, जिससे परिवार जो है वो फर्म को श्रम उपलब्ध करवाता है।
और फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस उपलब्ध कराती है परिवार को। और परिवार कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय करता है। साथ ही साथ परिवार और फर्म दोनों ही टैक्स पे करती हैं सरकार को, और सरकारें फैक्टर पेमेंट के रूप में सब्सिडी देती है दोनों को। इस प्रकार ये आय का त्रिचक्रीय प्रवाह होता है। अतः किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की गतिशीलता आर्थिक समृद्धि के लिए उपयोगी है, क्योंकि संसाधनों की गतिशीलता से ही उत्पादन में वृद्धि एवं रोजगार के अधिक अवसर सृजित होते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। खुली अर्थव्यवस्था में चौथे आर्थिक एजेंट विदेशी क्षेत्र की भी भूमिका होती है। आयात निर्यात के कार्य सरकार एवं फर्म द्वारा किए जाएंगे। इसी प्रकार से ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।